ये दिल जुड़ गए हैं क्यों, उड़ गए हैं क्यों बेवजह बेवजह। ये दिल जुड़ गए हैं क्यों, उड़ गए हैं क्यों बेवजह बेवजह बेवजह। मेरे ख्यालों में तू है, हाँ यूं है पर क्यों है, बता दे क्या जादू तूने मुझ पे कर दिया। मेरे ख्यालों में तू है, हाँ यूं है पर क्यों है, बता दे क्या जादू तूने मुझ पे कर दिया। ये दिल जुड़ गए हैं क्यों, उड़ गए हैं क्यों बेवजह बेवजह। ये दिल जुड़ गए हैं क्यों, उड़ गए हैं क्यों बेवजह बेवजह बेवजह। आवाज़ आपने पहचान ली, देख भी लिया। मेरे ख्यालों में तू है, मेरे ख्यालों में यानी कि अरमान जो है वो ऑडियंस के ख्यालों में है। उसके अलावा जादू उनकी आवाज़ का सब पे चल रहा है और ये जादू आपने देख लिया, दिवाली का मौका है और ये जादू मेरे ख्याल में दर्शकों के सर चढ़कर बोलेगा आपकी आवाज़ सुनकर, आपका गाना सुनकर। ये गाना जो है मेरे ख्यालों में हाल ही में दिवाली के मौके पर रिलीज़ हुआ है। और पहले तो गाने की मुबारकबाद, और ये जो एल्बम है ओनली जस्ट बिगन, इसके लिए आपको मुबारकबाद। थैंक यू। और मेरे ख्याल में जो ऑडियंस बैठी है इनसे मैं पूछता हूँ कैसा लगा आपको ये गाना? अमेजिंग, इनको अमेजिंग लगा। पर हम बात करें इस गाने की, ये 3 गाने मुझे अभी तक मालूम है जो इस एल्बम में हैं जी। एक गाना जो है वो आपकी एक तरह से मैं बोलूँ तो एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, हो गई कुछ तो, स्टार्टिंग तो हो गई है ऑफ कोर्स। आपकी एंगेजमेंट हुई और आपने अपनी जो फियांसे हैं उनको ये गाने के थ्रू प्रपोज किया। वो गाना कसम से जी, है ना। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि संगीत में होते हुए, संगीत की दुनिया से आते हुए, क्या ये ज़रूरी था कि संगीत के साथ ही अपनी फियांसे को? मुझे लगता है कि यार अगर दोनों पार्टनर्स में से कोई म्यूजिकल है या कोई सिंगर है तो फिर फ़ायदा ही क्या है आपका? आप सिंग करो और आप प्रपोज करो और गाना नहीं गाते हो। राइट। एंड ऐसा एक स्पेशल मोमेंट सबकी ज़िंदगी में आता है जब जब लड़का प्रपोज करता है। मेरे ख्याल से मेरे शब्द इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितना मेरा सुर होगा। वाह। तो मैंने सोचा मेरा जो एक स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करूं और मैंने फिर सोचा कि यार मैं एक गाना बनाऊंगा और उसके ज़रिए मैं अपना जो एक लव है प्रोफेस करूंगा, वो फीलिंग को मैं बयां करूंगा गाने के ज़रिए। ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था, इसलिए मैं पहुंचा अमल के स्टूडियो और मैंने अमाल को कहा कि यार ऐसा ऐसा है कि मुझे कुछ करना है ऐसा, तू बता यार, व्हाट कैन वी डू। एंड फिर हम लोग ने एक साथ बैठ के, मेरे जहन में ये था कि यार एक वर्ड था कसम। कसम से, कसम जैसे प्रॉमिस हम कहते हैं जी। और जब आप प्रपोज करते हो तो वो एक अंडरलाइनिंग चीज़ होती है कि आई प्रॉमिस टू बी विथ यू फॉर एवर। तो एक वो चीज़ को कैप्चर करने के लिए वो जो एक वर्ड कसम था, और मैं रैंडमली ऐसा सोचता, हम लोग बहुत बार ऐसे कसम से यार मैं अभी बस तेरा ही हूँ, ऐसे ही रैंडमली मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया। तो मैंने अमाल को कहा कि यार ये लाइन होनी चाहिए, बाकी इर्द गिर्द जो भी आप लोग को कुणाल वर्मा जो लिरिसिस्ट हैं, तो एक साथ उन लोग ने जैम किया और मैंने कहा कि यार ये कसम से होना चाहिए, बाकी आगे पीछे आप लोग देख लो, वो आपका काम है। मेरा काम सिर्फ ये है कि कसम से होना चाहिए और मुझे प्रपोज करना है। करेक्ट। तो आई थिंक 3 महीने लगे हम लोग को ये गाना प्रिपेयर करने में और इसे सजाने में। और फिर लंदन में मैं था, मैं अपने काम से गया था। इंग्लिश म्यूज़िक भी मैं बना रहा हूँ पिछले 3 सालों से, तो उस काम से मैं गया हुआ था। एंड मैंने सोचा कि लगे यार अरे लंदन में ही है, ब्यूटीफुल है वेदर, अमेजिंग माहौल है, तो क्यों ना मैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूँ और इस गाने को वहाँ पे उस आशना के लिए उसे परफॉर्म करके प्रपोज। आपने वो मोमेंट शूट किया? हाँ, वो वीडियो है, वो पूरा एक प्रपोजल वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते तो हैं। आपकी तो मतलब कहते हैं शादी की जो वीडियोग्राफी होती है वो पहले से शुरू हो गई। मैंने बहुत एक अलग तरीके से किया उसको, काफ़ी पर्सनल रखा। यूजली क्या होता है वो जो शादी वाले जो वीडियोग्राफर्स, वो तो भाई आप ऐसे आना, आप ऐसे आना, ऐसे कुछ करना है। मेरे को मतलब वो जोन में कभी घुसना ही था ना। मैं चाहता था कि यार हम वहाँ पे है ब्यूटीफुल सी जगह पे, कैमराज लगे हुए हैं,
जो हो रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं, फिर बाद में हम देखेंगे उसको कैसे सजाना है। पहले तो ये था कि यार मैं डर रहा था कि शूट तो किया है मैंने सब कुछ, क्योंकि मेमोरी के लिए तो चाहिए, कहीं आशना ना कह दे अभी मैं आई डोंट वांट दिस वीडियो टू गो आउट, बट यू नो इतने प्यारे तरीके से बना वो पूरा मोमेंट, और ऑब्वियसली बहुत एक इमोशनल मोमेंट भी था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कुछ किया नहीं है लाइफ में, पहली बार इतना, और सब लड़कों को वो एक झिझक होती है कि यार सही से करूं कैसे करूं, क्योंकि यू नो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, एंड उसको आप चाहते हो कि एवरीथिंग गोज परफेक्ट, एंड टच वुड सब कुछ अमेजिंगली। ये भी देखिए अजीब बात है ना, क्योंकि आप सब लोग फिल्में देख के सीखते हैं ये सारी चीज़ें, फिल्म के एक्टर्स को देख के सीखते हैं, फिल्म के जो सिंगर्स म्यूजिशियंस होते हैं उनके जो सुर होते हैं वो आपके दिलों में बसते हैं, तब जाके आप अपने एक्सप्रेशंस जो हैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने जो पार्टनर है उनको बताते हैं। और यहाँ पे अरमान झिझक रहे थे, उनको लग रहा था सही जाए या नहीं जाए, पर ठीक है सबके साथ होता है शायद। वो ऑलवेज वो हार्ट बीट, वो धक धक हो रहा है वाला जो मोमेंट है वो मेरे साथ भी हो रहा था, और वो मैंने काफ़ी उसे कैप्चर भी किया है बिफोर द यू नो होल प्रपोजल हैपेंड, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली गया, उस गाने को इतना प्यार मिला है, और उस गाने को यूज़ इतने कपल्स ने किया है अपने प्रपोजल्स के लिए जी, तो वो बात मुझे बहुत मतलब मेरे दिल को छू गई और बहुत खुश हुआ मैं उस चीज़ को देखकर, क्योंकि एक रियल इमोशन जब किसी और ह्यूमन तक पहुंचता है और वो भी सोचते हैं कि यार ये गाना मेरे लव स्टोरी को भी डिस्क्राइब करता है, वो बात अगर आपने म्यूज़िक के ज़रिए कर दी, बस आप उसके बाद कोई और चीज़ मायने नहीं रखती है। आपने अगर ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बना लिया है उसके बाद और कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बट मुझे ये बताइए कि ये जो टाइटल है इसका जो एल्बम का ओनली जस्ट बिगन, ये अंग्रेजी में क्यों है, गाने हिंदी में क्यों है? अंग्रेज़ी में एक रीज़न से है, क्योंकि यू नो जो मैं कहना चाहता था उसको हिंदी में कहता तो थोड़ा फनी लगता, ये तो बस शुरुआत है, दिस इज व्हाट इट वुड बी कॉल्ड, लेकिन इंग्लिश में एक वो थोड़ा सा एक वो फिनेस मिलता है उस थॉट को, उस थीम को, और एल्बम का थीम यही था कि यार मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने 300 से ज़्यादा बॉलीवुड गाने किए हैं, अलग इंडस्ट्रीज़ में भी गाया है, 8 साल की उम्र से मैंने शुरू की थी यू नो जर्नी मेरी, तो 15 साल की एक जर्नी रही है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने आई ओनली जस्ट बिगन, अभी शुरुआत हुई है मेरी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टैलेंट्स हैं जो मैंने छुपा के रखी हैं दुनिया से, जो कहते हैं ना सब कार्ड्स एक साथ नहीं खोलने चाहिए, तो वैसे मेरे गेम में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं। आज एक कार्ड खुलवाएंगे आपसे हम लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा 2 लाइन कसम से की भी हो जाए जी। अब आप सोचिएगा उन्होंने कैसे प्रपोज किया होगा, अब इमेजिन करिए इमेजिन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यूट्यूब पे है कसम से तुझसे जो प्यार हुआ, दिल हद से पार हुआ, क्या जाने यार हुआ, कसम से हूँ मैं रुका हुआ, तेरी ही गलियों में सड़कों पे रस्तों पे अब इंतजार हुआ, रहूं होश में या बेहोश हूँ, तुझे सोच के मुस्कुराता रहूं, कहे जो मुझे मजाकों में तू, वो बातें मैं सच मान लूं, कसम से कसम से कसम से तेरा हूँ सबसे कहूँ, कसम से कसम से कसम से बिन तेरे अब ना जीऊँ, कसम से कसम से। तो मैं आपका गाना जब सुन रहा था तो मुझे एक चीज़ महसूस हो रही थी कि अगर आपका संगीत और आपका गाना साथ हो फिर आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। कौन सवाल पूछने वाला है? जी बच्ची। पहले के सर थे,
सोनू निगम सर थे, सो दे वर वेरी वर्सेटाइल, काफ़ी वर्सेटैलिटी थी उस टाइम। करेक्ट। नाउ वी हैव जॉनर्स कि सर अरमान सर का मतलब आवाज़ ऐसा है तो उनके लिए ये गाना रिजर्व है, ऐसे ही अरिजीत सर का हर म्यूज़िक मतलब एक गाना तो होता ही है एक मूवी में। करेक्ट। सो एज अ पार्ट ऑफ द म्यूज़िक इंडस्ट्री आपको क्या ऐसा लगता है कि हम लोग शफल डाउन हुए या फिर बेटर हुए हैं पहले से? इंडस्ट्री की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब इंडस्ट्री में जिस तरीके के गाने एल्बम्स सेलेक्ट होते हैं वो अलग रीज़न से होते हैं। स्क्रिप्ट कैसी होती है, कैसा मोमेंट होता है, किस तरीके का गाना बनाना पड़ता है। एक चीज़ है जो पैंडेमिक के दौरान कुछ हुई है, जो नॉन फिल्म जो इंडिपेंडेंट जो गाने हैं वो बहुत, उसका एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो गया और वहाँ पे सिंगर्स को मौका मिला कि यार यूजुअली मुझे फिल्म्स में सिर्फ रोमांटिक गाने मिलते थे, लेकिन अभी मैं एक गाना जैसे मेरे ख्यालों में, जो एक डांस ट्रैक है, जो एक बहुत फंकी ट्रैक है, जो मैं यूजुअली लोग सुनते नहीं अरमान मलिक की आवाज़ में, उनको लगता है कि यार वो सिर्फ रोमांस गाता है, वो सिर्फ सॉफ्ट गाने गाता है, लेकिन नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के ज़रिए मैं एक अलग अपना एक जो एक अंदाज़ है, जो एक अलग स्टाइल है वो पेश कर सकता हूँ लोगों के सामने, जो फिल्म म्यूज़िक में नहीं हो पाता है। तो आई थिंक जो आप जिस चीज़ का आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री में डेफिनेटली चेंज आया है कि हमारे पास एक अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, नॉट जस्ट अ फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडिपेंडेंट सिंगर्स, सॉन्ग राइटर्स और जो प्लेबैक सिंगर्स भी हैं उनको फिल्मी गाने जो उनको मिलते वो तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा वो खुद में खोज सकते हैं कि यार मैं क्या और कर सकता हूँ, उसको मैं ऑडियंस तक कैसे पहुँचा सकता हूँ। तो वो एक चीज़ चेंज आई है एंड मैं खुश हूँ कि यार मैं आज एक ऐसे जोन में हूँ जहाँ पे सिर्फ हिंदी नहीं, सिर्फ तेलुगु तमिल नहीं, इंग्लिश में भी मैं अपने गाने ऑडियंस तक पहुँचा अवार्ड भी सकता हूँ। मिले हैं उनको और आई थिंक लगातार दो MTV EMAs मिले हैं मुझे। तुम ऐसे गए कि फिर कभी लौट कर आए ना, दिल का क्या करे, दिल तो हमेशा तुम्हें चाहेगा, सोचा था मैं बनूंगा तुम्हारा, मगर ये तो हो ना सका, ज़्यादा तो मैंने मांगा नहीं है, अगर हो सके एक दफ़ा मरने से पहले देखें तुम्ही को, सफ़र पूरा हो जाएगा, मेरे लिए दो आंसू बहा दो, सुकून से चला जाऊंगा, मरने से पहले देखें तुम्ही को, सफ़र पूरा हो जाएगा, मेरे लिए दो आंसू बहा दो, सुकून से चला जाऊंगा। हम बात करें इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो गाना आपने गाया है इसके बारे में एक चीज़ मैं पूछ लूँ कि एल्बम का नाम हमने सुना ओनली जस्ट बिगिन, उसमें आपने रोमांस की बात कर ली, आपने पहले प्रपोज किया, फिर आपने प्रपोज करने के बाद आप नाच भी लिए खुशी में, फिर ये मरने की बात कहाँ से आ गई? मुझे लगता है एक ह्यूमन इवेंचुअलिटी है ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम सब एक ना एक टाइम पे तो मर ही जाएंगे। एंड वो एक थॉट जो थी, अमाल और कुणाल ने बैठ के एक थॉट मुझे सुनाया और पूरा एल्बम एक्चुअली सब बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अपलिफ्टिंग, बहुत ही मतलब वो लव खुशी वाले जोन में था। और अमल ने कहा कि यार सब कुछ रोज़ी नहीं रहता है, सब कुछ अमेजिंग खुश नहीं होता है लाइफ में, एक डार्क टिंज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ह्यूमन इमोशन को एक बयां करता है। तो उन्होंने ये गाना लिखा और मुझे मतलब सुनाया और मैंने जब से वो गाना सुना है उस लाइक ये होना ही चाहिए एल्बम में। एक थोड़ा सा एक लोग फैंस भी जब एल्बम सुन रहे थे उन लोग सडनली बोले ये बीच में एक मरने से पहले जो एक गाना आ गया है वो क्या था, वो थॉट प्रोसेस क्या थी। एंड आई थिंक जस्ट एज हम ह्यूमंस को एक इवेंचुअलिटी होती है कि यार प्यार होता है, हम पैदा होते हैं, हम लोग स्कूल जाते सीखते, प्यार होता है, फिर एक हम लोग उनके साथ एक दुनिया बसाते, फिर एंड में जाके इवेंचुअली हम लोग सब
मर ही जाते हैं। इस मोमेंट को हम लोग ने उसे कैप्चर किया एंड उसमें थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेक भी डाल दिया, क्योंकि हमारे इंडिया में हार्ट ब्रेक बहुत चलता है तो हमने सोचा बहुत हार्ट ब्रेक होते हैं तो दोनों इमोशंस को जोड़ के हम लोग ने ये गाना बनाया मरने से पहले, जो मुझे लगता है इज़ द मोस्ट इमोशनल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम। एंड लोग मेरी आवाज़ में ये बहुत सुनना चाहते हैं, ऐसे सुकून वाले गाने, दर्द भी है थोड़ा सा, लिरिक्स भी अच्छे हैं, लिरिक्स भी बहुत ब्यूटीफुली कुणाल ने लिखे हैं। हम तीनों की एक जो ट्रियो की जो टीम है, घर से निकलते ही हम लोग ने किया था एक साथ, चले आना भी हम लोग ने किया था एक साथ। तो मैं चाहता था कि यार हम वापस एक साथ आएँ, और ये ऑलवेज रहती है यू नो इंडस्ट्री में, कंपोज़र, लिरिक्स और सिंगर की एक जो ट्रियो जो बनती है वो कभी कभी मैजिकल ट्रियो हो जाती है। मुझे लगता है कि हम तीनों की ट्रियो बहुत मैजिकल है। मैं चाहता हूँ कि ये मरने से पहले जो गाना है वो लोगों के दिल को छुए और लोगों तक पहुँचे। दिल को छू लिया है, मेरे ख्याल में पहुंच भी गया है। लेकिन मैं एक सवाल ले लेता हूँ, मिस आशना का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, मतलब आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग उनका है? अच्छा, वो वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आशना का एक्चुअली एक टाइम पे वो रेडियो पे जब ऐसे ही रैंडमली जब रेडियो बजाती थी 2017 के पहले, तो वजह तुम हो एक गाना था जो रेडियो पे बहुत आता था, एंड उनका वो फेवरेट गाना था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने गाया था। तो हम लोग व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग तो उन्हें शी वेंट इनटू ऑल माय डिस्कोग्राफी एंड उन्हें पता चला कि यार वजह तुम हो मेरा गाना है। सो दैट इज़ वन ऑफ हर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स मेरे सब गानों में से। इस एल्बम में से उनका सबसे फेवरेट है कसम से, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने उस गाने के साथ प्रपोज किया, और मेरे ख्यालों में विच इज़ द डांस ट्रैक। नाइस, थैंक यू। उसके बाद वो वजह बन गई इनके सारे और गानों को इंस्पायर करने की, इनको इंस्पायर करने की कि उनके लिए और गाने बनाए गाएं। जी, बट मुझे बताइए, आपने कहा हार्ट ब्रेक की आपने बात की, आपका हार्ट ब्रेक कितनी बार हुआ है? मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं, एक्चुअली फॉर्चुनेटली ज़्यादा मतलब उस तरीके का हार्ट ब्रेक नहीं हुआ जैसे मरने से पहले में जो हम लोगों ने डिपिक्ट किया है। मेरे ख्याल से अमल का हुआ और कुणाल का हुआ, तो उन्होंने अपने इमोशंस डाल दिए इस गाने में। हार्ट ब्रेक हुआ है, बचपन में हुआ था, काम के साथ हुआ था, और लव में भी हुआ था, लेकिन ऐसा वाला नहीं कि यार वो आशिकी लेवल वाला हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था मेरे, जैसे वो आशिकी मूवी में दिखाते हैं। काम से भी इश्क ही होता है। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरे साथ बहुत सारे सेटबैक्स हुए हैं करियर में जिससे हार्ट ब्रेक हुआ है। तो वो मैं कह सकता हूँ कि उन मोमेंट्स में मेरा दिल बहुत दुखा है। लेकिन उसके अलावा आई हैव नॉट हैड लाइक रोमांटिक हार्ट ब्रेक जैसे लोग कहते हैं प्यार में, वैसा नहीं हुआ इतना कुछ। जी जी, चाहता भी नहीं होगी होए। अब तो लाइफ सेट हो गई ऑफ कोर्स जी, क्योंकि लोगों को लगता होगा हमेशा कि मुंबई में रहते हैं अरमान और एक फिल्म फैमिली से आते हैं, तो शायद उनके लिए स्ट्रगल कम होगी, लेकिन मैंने इनकी स्ट्रगल की कहानियाँ सुनी भी हैं, पढ़ी भी, इन्हीं के मुँह से भी सुनी है मैंने, तो एक स्ट्रगल बहुत होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे को स्ट्रगल वर्ड से ही नफरत है एक्चुअली। स्ट्रगल कुछ सब इंसान के लाइफ में स्ट्रगल होता ही है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली में पैसा आए, शोहरत आए, हम अपने फैमिली को लिफ्ट करें। हर एक इंडियन की ये ख्वाहिश होती है, डीएनए में होता है कि यार मम्मी पापा को खुश करना है। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है जब हम लोग शुरुआत, जो मैंने और अमाल ने जब हम इंडस्ट्री में आए और हम लोगों ने गाने किए, मुझे नहीं लगता कि जो हमारा जो भी सक्सेस रहा है वो हम लोगों ने खुद के लिए किया है, वो एक्चुअली मॉम डैड के लिए किया था, क्योंकि उनकी बहुत सारी ड्रीम्स थी जो फुलफिल नहीं हुई। तो मैंने और अमाल ने खुद पे एक ठान के रखा कि यार हम लोग जब कुछ करेंगे ना, तो जो भी है फिल्म फेयर अवार्ड हो या जो भी हम लोग ने 2016, 2017, 2018 में जो भी अवार्ड्स पाए फॉर आवर डेब्यू इनटू द इंडस्ट्री, वो सब मॉम डैड के हाथों में हम लोगों ने दे दिया। ये हम लोगों ने कर लिया, अभी हमारी जर्नी शुरू होगी हमारे लिए। सो आई थिंक स्ट्रगल ये रहा है कि यार हम हमारे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन ये सही बात नहीं थी, क्योंकि मेरे जो डैड थे उन्होंने बहुत सारे इयर्स बिताए इंडस्ट्री में एज एन एक्टर। पहले बाजीगर में थे, तिरंगा में थे, फिर उन्होंने सिंगिंग किया, एल्बम्स निकाले, और फिर फाइनली कंपोजिंग में भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की, लेकिन उन्हें वो सक्सेस नहीं मिला जो वो चाहते थे, जो ड्रीम करते थे। जबकि आपके दादा भी म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी, उन दादा श्री सरदार मलिक, फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, उनकी भी बहुत सारी फिल्में ऐसी थी 60s में, वो बहुत म्यूज़िक करते थे, लेकिन उन्हें भी वो सक्सेस नहीं मिली जो वो चाहते थे।
अनु ताया जो है हमारी फैमिली में, अनु मलिक, उनको बहुत सारा सक्सेस मिला। लेकिन हमारी जो एक फैमिली थी, डैड, मी, अमल एंड मॉम, जो हम लोग एक इस इंडस्ट्री में जब मैं देखता था बचपन में और अमल देखता था कि यार डैड इतने सारी मूवीज़ तो कर रहे, म्यूज़िक तो कर रहे, लेकिन वो नहीं हो रहा। वो नहीं, जो एक चार्ट बस्टर मोमेंट होता है फैमिली के लिए, यार हाँ टेक ऑफ हो गया, वो कभी नहीं हुआ। एंड हम उन्हें कभी मायूस नहीं दिखते थे, वो अपने दिल में ही रखते थे। हम लोग को बोलते थे सब कुछ अमेजिंग है, हम लोग हॉलीडेज़ पे जाते थे, ऐसे ट्रिप्स पे जाते थे। वो डैड्स की खासियत होती है, वो कभी फैमिली में बताते नहीं उनको क्या हो रहा है या फील हो रही है। लेकिन अमाल और मैं जान गए थे साइलेंटली, और हम लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे भी थे, लेकिन हम लोग ने वो साइड में रख के वी एंटर्ड द इंडस्ट्री। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सके। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, लोगों को ये परसेप्शन है कि यार हमें एंट्री मिल जाती है दरवाज़ों के अंदर क्योंकि हम एक मलिक ख़ानदान से हैं। मैंने शो में सारेगामापा में एंट्री ली थी बिना मलिक सरनेम के, फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो। मैंने सिर्फ कहा था कितने साल के थे आप? मैं 9 साल का 9 साल के थे, राइट। एंड मैं लोग पूछते हैं मैं क्यों इतना मैच्योर हूँ मेरे एज के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में ये सब चीज़ें सुन ली थी और देख ली थी कि यार हमारे फैमिली में हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जस्ट टू प्रूव दैट वी आर नॉट बिकॉज हम कोई फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए हमें कुछ मिला है। तो मैंने और मॉम ने, एक्चुअली पापा को ये पता नहीं था, हम लोग सारे गाँव में मैंने भाग ले लिया था विदाउट टेलिंग हिम। और अरमान फ्रॉम मुंबई मैंने अपना सबमिट कर दिया था। एंड हाफ वे थ्रू द शो सबको पता चल गया, बिकॉज ऑब्वियसली दिख जाता है टीवी पे। हाँ, और मुझे उस शो से आउट भी किया गया था उसी रीजन से कि आपको आगे काम मिल ही जाएगा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आगे काम मिल जाएगा। एक्चुअली लोग पूछते हैं आपको एडवांटेज था इस फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, मैं बोला नहीं, एक्चुअली फुल डिसएडवांटेज था मुझे। क्योंकि लोग सोचते थे कि यार आपको तो अनु मलिक है आपकी फैमिली में, डब्बू मलिक है, आपको तो गाने मिल ही जाएंगे, लेकिन मैंने तो कभी उनके साथ काम ही नहीं किया। मैंने अभी तक मेरे डैड के साथ मैंने लास्ट ईयर एक गाना किया, इतने सालों में मैं कभी भी उनके साथ कुछ नहीं किया। एंड हम लोग मेरे चाचा से इतने क्लोज नहीं हैं, तो मैंने कभी अपने फैमिली का एक जो नेम है वो कभी यूज़ नहीं किया या उसका एडवांटेज कभी लिया ही नहीं। और एक मोमेंट ये भी था इंडस्ट्री में जब आई थिंक मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहे थे और मुझे मौका मिला था शाहरुख सर को ट्रिब्यूट देने का। और उस मोमेंट में मैंने और पापा ने एक जो बैक स्टेज 5 मिनट हम लोग बात कर रहे थे, और डैड की आंखों में मैंने ये देख लिया था कि यार बेटा आज जब जा रहा है ना तू स्टेज पे, ऐसा गाना कि यार लोगों को पता चले तू कौन है और तू कैसा गाता है। वाह क्या बात। तो मैं अगर आप वो वीडियो आज भी देखोगे ना, मेरे आंखों में थोड़ा सा एक डर है क्योंकि मैं डैड को देख रहा हूँ, डैड मुझे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे फैमिली की एक शान जो एक थी, रिस्पेक्ट थी, वो उस परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट थी। वो मेरा गाना था भी, साख जो है वो दाव पे थी। एग्जैक्टली। और फिर आप एक छोटा सा एक 16-year-old बच्चा है वहाँ पे, अरमान, उसके आंखों में डर है, वो डैड को देख रहा है, और मैं मितवा गाना गा रहा हूँ जो थोड़ा सा टफ गाना है एनीवे। मैंने सोचा कि यार आज ऑडियंस को जीतना है, क्योंकि कुछ भी करो आज बताना है कि यार दिस इज अरमान मलिक फ्रॉम द मलिक फैमिली एंड वी आर हियर। तो वो फाइट मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। और लोगों को प्रॉबेबली इसे स्ट्रगल नहीं कहेंगे, क्योंकि हम डैड, सलमान खान, सोहेल खान सबके साथ काम कर चुके, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी जो गाना है उनकी फिल्म में उन्होंने किया था। तो लोगों को लगता है आप उठ रहे बैठ रहे हो ऐसे अमेजिंग लोगों के साथ, वो भी नहीं हो पाता। लोग आई विल कंप्लीटली अग्री कि यार नहीं होता है, नहीं होता। मुझे याद है वो कहानी, आप लोग गए थे जय हो के सेट पे थे या सलमान? नहीं, जय हो के सेट पे पहले जय हो के लिए ही गए थे। नहीं, मेरे एल्बम के लिए गया था। हाँ, कुछ हम लोग ओनली जस्ट बिगन के बारे में बात कर रहे हैं। 2014 में मेरा एक एल्बम था जिसका नाम था अरमान। 14 साल 2014 के बाद इनका दूसरा एल्बम आया, पहले तो मैं ये बता दूं। लेकिन आप एक, मुझे वो याद है वो कहानी कि आप एक सीडी बना के गए थे। हम लोग सीडी लेके गए थे। एंड मैंने सिर्फ ये सोचा था कि यार उस टाइम पे ना एल्बम्स चलते नहीं थे, उस टाइम पे लोग सुनते ही नहीं थे कि क्या है एल्बम्स हैं। दौर नहीं था, 90s में था, उसके बाद डाई हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार अगर कोई एल्बम लॉन्च पे आए और उस गाने को, मतलब उस एल्बम को थोड़ा सा कुछ न्यूज़ मिले या सपोर्ट मिले, तो शायद ही कोई इसे सुने और खरीदे। उस टाइम पे फिर भी वो एक कल्चर था नहीं जो अभी है। अभी तो ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग के दौर में हम ज़्यादा कुछ फिजिकल सीडीज़ नहीं होते, लेकिन उस टाइम पे उसके ऑलमोस्ट 10,000 कॉपीज़ बिके थे, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग जाते ही नहीं थे टू बाय सीडीज़।
एंड मैंने सोचा कि यार इफ़ सलमान भाई अगर सिर्फ लॉन्च पे आ जाए वो ही बड़ी बात बड़ी है। बात हो जाए। मैंने उनको गाने सुनाए, उन्होंने गाने सुने, उन्होंने बोला मुझे ये गाना मेरे मूवी में चाहिए। तो उस तरीके से जय हो में हमारी डेब्यू हुई। लोग सोचते नहीं, कि यार आप कई घंटे बैठे रहे थे वहाँ पे, मुझे ये वो बात घंटे है। नहीं, पूरा दिन कई हम घंटे, बैठे थे। हाँ पूरा दिन आप बैठे क्योंकि थे। उनकी शूट चल रही थी एंड हमें फाइनली मौका मिला टू प्ले हिम द एल्बम एंड उन्होंने कहा कि यार अभी आओ तुम लोग मेरे साथ। एंड फिर हम लोग उनके घर गए एंड देन तब हम लोग ने जो एक गाना था एल्बम में जो फाइनली हिस्सा बना जय हो का, जी, तो उस जी। तरीके से बॉलीवुड में एंट्री हुई। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग करूंगा, शायद कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं तो सोचा था कि तब से अभी तक 9 एल्बम हो जाने चाहिए थे मेरे, अभी जाके सेकंड एल्बम। राइट। बट मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड आपने नहीं सोचा था, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम है, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इंग्लिश में आपने गाना क्यों सोचा कि आपको अंग्रेज़ी में गाना चाहिए, और क्या वजह ये है कि हिंदुस्तान से बहुत कम लोग हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बना पाते? सी ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि 200 साल तक हम लोग पे राज हुआ था, ब्रिटिश राज। तो इंग्लिश जो है हमारे जहन में, हम चाहे मतलब ऑब्वियसली हम कन्वर्स करते, कभी कभी काफ़ी लोग जिस तरीके से सोचते हैं लिखते हैं, काफ़ी लोग इंग्लिश में सोचते हैं और लिखते हैं, लेकिन म्यूजिशियंस भी हैं जो इंग्लिश में गाते हैं लेकिन क्लोजेटेड है, जो अपने कमरे में गाते हैं, कवर्स करते हैं। उन लोगों को कभी ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है इंडिया में कि यार बॉलीवुड ही चलता है, हिंदी गाने ही चलते हैं ओवरऑल कंट्री में, हम क्यों करें। तो वो बहुत मतलब अपने आर्ट से घबरा जाते थे। जब मैंने एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिंगर ने फाइनली 2020 में एक इंग्लिश गाना किया, बच्चे मुझे मैसेज करने लगे कि यार अरमान भाई आपने किया, अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी एक इंग्लिश गाना निकालूं, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा था इंडिया से ओपनली एंड बड़े लेवल पे। ऑब्वियसली स्मॉल लेवल पे हो रहा था, लेकिन जब मैंने किया तो लोगों को एक ऐसा लगा कि यार ये हिंदी गाता ही है, इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं थी। बॉलीवुड तो चल ही रहा था, उसके रीजनल गाने भी चल ही रहे थे, इसने क्यों किया ये। मेरी एक दिल की ख्वाहिश थी कि यार मैं भी सोचता हूँ इंग्लिश में, जब लिखता हूँ भी वो लिरिक्स में मैं खुद से हिंदी में नहीं लिख पाता हूँ, इसलिए मैं कुणाल, कुमार पाजी, रश्मि विराग, ये सब जो लिरिक्स राइटर्स हैं उनको मैं साथ में बैठ के जैम करता हूँ, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस इंग्लिश में रही है सॉन्ग राइटिंग में। तो मैंने अभी तक 100 गाने लिखे हैं इंग्लिश में खुद से, जो स्लोली अभी तक सिर्फ 6 गाने बाहर आए हैं, स्लोली वो भी बाहर आएंगे। लेकिन वो गाने डाल के जो एक इंडियन पॉप जो एक मूवमेंट रहा है, हिप हॉप मूवमेंट रहा है फ्रॉम एन अदर पर्सपेक्टिव, जहाँ पे गली बॉय हुआ था, डिवाइन और ये सब जो रैपर्स हैं उन्होंने पूरे एक मूवमेंट लेके गए, लेकिन पॉप को सब भूल गए। कहीं पे क्या हो गया, लोगों को लगा कि यार जो फिल्मों में नहीं जा रहे वो गाने, वो हम हिंदी नॉन फिल्म में डाल दें इंडिपेंडेंट में, तो वो पॉप हो गया। राइट। लेकिन मेरा जो एक विजन था कि यार हिंदी पॉप कैसा होना चाहिए, वो अभी जाके ओनली जस्ट बिगन में मुकम्मल हुआ है वो थॉट प्रोसेस। क्या बात है। एंड इंग्लिश जो एक साउंड है, जैसे आपने कहा ओनली जस्ट बिगन आपने इंग्लिश में क्यों नाम रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार हमारा जो हिंदी म्यूजिक भी है वो ग्लोबल पॉप के टक्कर में है। काफ़ी लोग बना रहे, लोग ने वो स्टेप नहीं लिया है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ये करने से काफ़ी जो इंडिपेंडेंट जो सॉन्ग राइटर्स हैं उन्हें भी ये लगे कि यार हम भी पॉप कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन जो ग्लोबल साउंडिंग हो। राइट। तो वो एक मेरी ख्वाहिश है कि यार हम अपने इंडियन, जैसे मैं कहता हूँ आई पॉप, जैसे के पॉप होता है, जे पॉप होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, हम लोगों ने कभी इंडियन पॉप को कभी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लेके गए। मैं चाहता हूँ कि मैं वो बनूँ फ्लैग बेयरर उस मूवमेंट का, और मेरे साथ बहुत सारे इंडियन सिंगर सॉन्ग राइटर्स एक साथ चले और हमें इंडिया को एक ग्लोबल तरीके से वर्ल्ड में प्रस्तुत करें, ताकि जितने भी जो यंगस्टर जो आपको लेटर लिख रहे थे कि आपने ये कर दिया, आप उनको बोल सको मैं हूँ हीरो तेरा। ये अच्छा प्लग था जी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए एल्बम के लिए, आपके नए जितने भी सिंगल्स आ रहे हैं, एल्बम के अंदर जो गाने हैं तीनों, उनके लिए अभी तक जो आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो नई लाइफ शुरू होने वाली है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।